नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं yourguruji.com में। तो जैसा कि थंबनेल से ही आज आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अब आप डिस्कस आपको जो करने रूल जा बताया रहे ना वो आप फॉलो करो, ठीक है। कोड सी प्लस प्लस का हो चाहे किसी का हो, चाहे टर्बो सी का हो, टर्बो सी में काम करेगा, ठीक है। बट यहाँ आपको आइसक्रीम लिखना होगा और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी देना होगा, ठीक है। ओके सर। इसका टेंशन मत लो, यहाँ पे मेन लॉजिक समझो। ये सिंटैक्स को हम अदल बदल के देख लेते हैं, ठीक है। कंसेप्ट समझिए यहाँ पे। चलिए भाई, फाइन। अब यहाँ पे लिखा है मेकिंग आउटसाइड फंक्शन इन लाइन। अब यहाँ पे क्लास का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। मेकिंग आउटसाइड फंक्शन इनलाइन, तो ये तो हमने बिना क्लास के इंप्लीमेंट किया। देखो यहाँ पे, अब हम अगर सी प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो सी, ठीक है ना, वो बता रहा है यहाँ पे। तो लिखा है इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू डिफाइन द मेंबर फंक्शंस आउटसाइड द क्लास। तो देखो यहाँ पे, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे क्लास बनाया है एक, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो पूरा लॉजिक है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, 10 मिनट। वाटर बॉटल ले आऊँ, ओके। जी जी, ले लीजिए। कल काजल के बर्थडे रहे। कल के काजल का पूरा काजल। सब गए। हाँ नंबर सेंड कर दिया ना, वो तो कम से कम लिखवा है। हाँ, मैं भेजी दी एक बार। यस सर। ओके, जल ही जीवन है, के लिए पानी की जरूरत पड़ती है ना पढ़ाते पढ़ाते। आज मैं बॉटल रखना भूल गया था। ओके फाइन। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे कि मैंने फंक्शन बनाया यहाँ पे, देख लीजिए प्रीवियस फंक्शन मैंने बना रखा है, मैंने है कि नहीं यहाँ पे। तो चलिए इसको नहीं, और पीछे मूव करते हैं। ये फंक्शन देख लेते हैं, फाइन। तो ये मैंने बनाया हुआ है पहले से ही। तो ये कुछ लॉजिक मैंने लिखा हुआ है, ओके। और यहाँ पे चलिए, तो ये फंक्शन तो आपको समझ में आ गया ना पूरा, कैसे काम कर रहा है, रेक्टेंगल वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये कहते हैं कि भाई जब भी आप क्लास में फंक्शन बनाओ ना, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम इन फंक्शंस को क्लास की बॉडी के बाहर रखें, है ना। क्योंकि देखो, जब मैं जितने अगर और फंक्शंस में बढ़ाऊंगा ना क्लास के अंदर, तो क्लास का साइज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्लास का साइज बढ़ता चला जाएगा, तो क्लास को समझने में हमें दिक्कत होगी, ठीक है। अगर आगे मैंने और फंक्शंस के अंदर बढ़ा दिए, तो मुझे दिखेगा ही नहीं मेरे क्लास में मेंबर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, और क्लास को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इससे अच्छा तरीका क्या है कि जितने भी फंक्शंस है ना, हम सारे फंक्शंस को क्लास के बाहर बना दें, ओके। तो सारे फंक्शंस को क्लास के बाहर हम कैसे बनाएंगे, अब मैं आपको यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। क्लास के फंक्शन को बाहर कैसे बनाएं, तो ये बता रहा है वो। तो क्या कह रहा है, सो इट इज गुड प्रैक्टिस टू डिफाइन द मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास, कि मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर रखो, ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है, ओके। तो उसके बाद क्या कह रहा है, so we can define a member function outside the class definition and still make it inline just using the qualifier inline in the line of the function definition। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि बाहर फंक्शन हम बनाए कैसे, अपने मेंबर फंक्शंस को डेफिनेशन के बाहर कैसे बनाएं, ओके। तो क्या करते हैं, सारे फंक्शंस है ना, इन फंक्शंस को हम करते हैं कट, ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है। और हम इन फंक्शंस को क्लास की बॉडी के बाहर बना देते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये सारे फंक्शंस बन गए हैं क्लास की बॉडी के बाहर, आप सबको दिख रहे हैं ये, ओके। अब ये क्लास की बॉडी के बाहर बन गए, तो ये क्लास के फंक्शन तो रह नहीं गए। अब ये क्लास के मेंबर फंक्शन तो है नहीं, क्योंकि हमने इन्हें क्लास की बॉडी के बाहर बना दिया है, ओके।
जस्ट अ मिनट, कोड को जरा मैं छोटा कर दूं, या फिर मैं इसको सिंपलीफाइड ऐसे ही कर देता हूँ, लेंथ इज इक्वल टू एल, आपको जरा साफ साफ दिख जाएगा कोड। ठीक है, अभी जितने भी फंक्शंस हैं, अब इनका कोई लेना देना है नहीं क्लास के साथ। ओके, तो अब ये इसके मेंबर फंक्शंस नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये मेरे मेंबर फंक्शंस बन जाएं। तो उसके लिए क्या करना होगा ना, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लास का नाम लगाना होगा। क्या नाम है? रेक्टेंगल, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद इसके आगे ऐसे कोलन लगाना होगा। इसको हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये फंक्शन इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, ये इस क्लास का फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, हर फंक्शन के आगे ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर में लगा दूंगा। ऐसे। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि भाई ये सब फंक्शन क्या हैं। ये सब फंक्शन मेरे क्लास के मेंबर फंक्शन है। ओके, और इन फंक्शंस का प्रोटोटाइप दे दूंगा मैं अंदर, ऐसे। ठीक है, जब फंक्शन का प्रोटोटाइप दोगे ना, तो वहां पे स्कोप रेजोल्यूशन अंदर नहीं लगेगा। इसके आगे सेमीकोलन, सेमीकोलन, और जो इनका रिटर्न टाइप है सबका वॉइड है ना। ठीक है ना, तो अब देखो इसका फायदा क्या हुआ। एक बार मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ, चला के देख लो सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जस्ट मिनट, ये एक एक्स्ट्रा हो गया। ओके, तो लिखा मैंने यहाँ पे 12 एंड 13 अभी काम करेगा। ठीक है, चल रहा है, देखो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, देखो इस तरीके का फायदा क्या हो गया, मेरा क्लास छोटा सा हो गया। मैं क्लास को देख के पता लगा सकता हूँ इसके अंदर 2 मेंबर हैं और 3 फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन की बॉडी मैंने कहाँ बना दी है? क्लास के बाहर, और क्लास के नाम के साथ उसको ऐसे जोड़ दिया। तो ये जो रेक्टेंगुलर स्कोप, इसको ना स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या कहते हैं? SRO। ठीक है, तो ये बेसिकली बता रहा है कि जो सेट डेटा है ना, ये रेक्टेंगल क्लास का फंक्शन है। तो इस तरीके से हम अपने फंक्शंस को क्लास के बाहर भी बना सकते हैं। देखो मेरे क्लास का कोड छोटा हो गया ना, अब क्लास को समझने में आसानी हो गई। तो मुझे पता चल गया मेरी क्लास में 2 मेंबर हैं और 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन 2 वैल्यू लेता है, दूसरे 2 फंक्शन कोई भी वैल्यू नहीं लेते हैं, और तीनों वॉइड टाइप का डेटा रिटर्न करते हैं। तो गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया ना? तो किसी भी अंदर के फंक्शन को आप बाहर कैसे डिफाइन करोगे? कॉपी पेस्ट कर दो, बट उसके नाम के आगे क्लास का नाम और SRO लगा दो। ये मत भूलना, ये भूल गए देन ये मेंबर फंक्शन नहीं रहेगा, ये इंडिपेंडेंट फंक्शन हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? किसी को डाउट है यहाँ पे कि हम कैसे क्लास के फंक्शन को क्लास की बॉडी के बाहर बनाएंगे? नो सर। जी, व्हाट अबाउट द अदर्स? व्हाट अबाउट द अदर मेंबर इन द ग्रुप? सॉरी, अदर मेंबर इन द ग्रुप। ठीक है भाई, ओके। अब ये कह रहे हैं, सपोज जैसे फंक्शन है, तो कोई फंक्शन क्लास की बॉडी के बाहर है, आपको इनलाइन बनाना चाहते हो, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इनलाइन, ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको इनलाइन के लिए क्वालिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम क्लास के बाहर के फंक्शन को इनलाइन बना सकते हैं। ओके फाइन, बट अगर आपने अपना फंक्शन क्लास की बॉडी के अंदर ही रखा हुआ है, लाइक दिस, ठीक है ना, और आप इसको इनलाइन बनाना चाहते हो, तो इसको इनलाइन लिखने की जरूरत नहीं है। जो फंक्शन आप क्लास की बॉडी में बनाते हो ना, वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन ही होते हैं। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे इनलाइन कीवर्ड लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक फंक्शन को मैंने क्लास की बॉडी के अंदर बनाया हुआ है,
और 2 को क्लास की बॉडी के बाहर मैं इसे रन करता हूँ तो कोई एरर जनरेट नहीं होगा। ओके फाइन। तो अगर आपको नहीं भी लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी फंक्शन आप क्लास की बॉडी के अंदर बनाते हो ना, वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये अभी भी इनलाइन होगा। समझ में आ गई आप लोगों को बात? ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्लास की बॉडी के अंदर ही मैंने डिफाइन भी कर रखा है। इनको डिक्लेयर किया है क्लास की बॉडी के अंदर और बनाया इनको बाहर है। और क्लास से जोड़ने के लिए क्या कर दिया, इनके आगे क्लास का नाम लगा दिया एसआरओ के साथ। ओके। तो अब मैं इस तरीके से प्रोग्राम फंक्शंस वगैरह बनाऊंगा। ठीक है, इससे कोड को देखने में थोड़ा आसानी रहती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने वही किया है, क्लास एबीसी इसके अंदर वर्ड शो नाम का फंक्शन बनाया है, बट वर्ड शो को बाहर ले गए हैं, क्लास का नेम अपेंड कर दिया एसआरओ के साथ और इसके आगे इनलाइन लगा दिया। तो ये क्या हो गया, आप क्लास के बाहर के फंक्शन को इनलाइन बना रहे हो। और जो फंक्शन आप क्लास के अंदर ही इसकी बॉडी लिख देते हो ना, वो फंक्शन बाय डिफॉल्ट इनलाइन हो जाता है। ठीक है, स्नैपशॉट ले लिया आप लोगों ने इसका स्लाइड का। चलिए, तो ये समझ में आ गया ना आप लोगों को कैसे हम किसी आउटसाइड फंक्शन को इनलाइन बनाएंगे। और क्लास के अंदर वाले को इनलाइन होने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इनलाइन होता है। चलिए ठीक सर है, जी बोलिए। क्लास के अंदर जिसको डिक्लेयर कर दिया वो सर इनलाइन होता है, यदि उसमें सर मल्टी स्टेटमेंट रहेगा सर अरे फिर भी। भाई तब तो नहीं होगा ना, तब तो नहीं, तो रूल रूल समझो ना तुम। इनलाइन तो हम कोशिश करते कि बन जाए, वो तो हम लोगों ने अपने एंड से पूरा काम कर दिया। बट अगर तुमने फंक्शन बना दिया, रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो इनलाइन नहीं बनेगा ना, वो तो ऑब्वियस है, उसमें सोचने वाली बात है ही नहीं। आप क्लास के अंदर बना दोगे, वहां पे इनलाइन कोड लाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली फंक्शन छोटा होगा तो इनलाइन बन जाएगा, फंक्शन बड़ा होगा बॉडी के अंदर इनलाइन होता है, बट वो इनलाइन बनेगा नहीं क्योंकि वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो रूल सर्वोपरि है, समझे? तो ओके सर। रूल टॉप पे है। ठीक है, आप चाहे कितने इनलाइन लगा दो, है ना, अगर रूल फॉलो नहीं करेगा तो इनलाइन लगाने के बाद वो इनलाइन नहीं बनेगा। ओके, तो ये चीजें हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। बाय डिफॉल्ट इनलाइन होने का मतलब क्या है कि आपको उनके आगे इनलाइन कीवर्ड नहीं लगाना है। ठीक है, ये इसका मतलब है। ठीक है जी, तो समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए ओके फाइन। अब हम मूव करते हैं अगले मेंबर की तरफ, जो है आपका स्टैटिक। ओके, चलिए, तो लाइन कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम स्टैटिक की तरफ। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, एक क्लास ही बना लेता हूँ दोबारा से आप लोगों के लिए, स्टूडेंट वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हैश include iostream using namespace standard, okay, class employee, okay, एंड बना दिया उसके अंदर int employee id जो चाहिए मुझे। ओके, स्ट्रिंग रख लिया मैंने इसका नेम और फ्लोट रख ली मैंने इसकी सैलरी। ओके, अब इसके अंदर दो फंक्शन बना देता हूं मैं, void set set info, है ना, कुछ भी, है ना, set info, और उसके अंदर इंट ई कॉमा स्ट्रिंग एन, कुछ भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है ना, कॉमा फ्लोट। तो ये बना दिया मैंने फंक्शन। ओके, अब इस फंक्शन को एक और बनाएंगे हम यहाँ पे, डिस्प्ले डेटा। ठीक है, तो वॉइड डिस्प्ले इन्फो, और ये कुछ एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अब इनकी बॉडी बाहर बना लेंगे, बहुत आसान है ना, आपको बताया हुआ मैंने। कॉपी करो इससे ऐसे और ऐसे बाहर इनको पेस्ट कर दो।
ठीक है, और क्या करेंगे, इससे पहले क्लास का नाम लगा देंगे, SRO लगा देंगे, कंट्रोल V, ठीक है। ये पहले का डेफिनेशन, तो गलती ना हो जाए पहले ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन आपके यहाँ पे रेडी। अब इसके डेफिनेशन दे दो बाहर पे, तो यहाँ पे क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, ई आई डी इज इक्वल टू ई, ठीक है, देन नेम इज इक्वल टू एन एंड सैलरी इज इक्वल टू, ये इनिशियलाइज हो गया, और डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, ओके। तो सी आउट, ठीक है, तो ई आई डी कोलन, यहाँ पे आपका ई आई डी प्रिंट हो जाएगा, ओके, क्या क्या देन फंक्शन लेगा? स्पेस नेम कोलन, यहाँ पे आपका नेम प्रिंट हो जाएगा, ओके। अब जो ऑब्जेक्ट इस डिस्प्ले इन्फो को कॉल करेगा, उस ऑब्जेक्ट का ई आई डी नेम और सैलरी प्रिंट होगा। ये तो मैंने कल आप लोगों को बता दिया है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना नहीं है सर। जी। तो समझ में आ रहा है ना कोड आप लोगों को, ठीक है। और ये बन गया आपके फंक्शन दोनों। अब यहाँ पे मैं मेन बना लेता हूँ, किसी को दिक्कत होगी तो अभी भी पकड़ लेना, ठीक है ना, अभी कोई इश्यू होगा तो पकड़ लेना यहाँ पे। चलिए अब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एम्प्लॉय, करते हैं, तो EMP1 डॉट क्या लिखेंगे, बताइए। ईआईडी सर। क्या गलती कर दी मैंने यहाँ पे, अरे रे रे रे, बस बस बस, हाँ हाँ जी बिल्कुल सही। तो आपका ना, आपकी आवाज जब नहीं जा रही है तो फिर कोशिश मत करो फिर, है ना। 101 एंड ब्रेक, एंड यहाँ पे आपका दूसरा क्या है, सैलरी है, तो 23,000। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया, और ऐसे मैंने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। तो आई थिंक ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा, एंड रिटर्न 0। आप लोग समझदार हो भाई, ठीक है। तो प्रोग्राम शुरू कहाँ से होगा, यहीं से शुरू होगा। आप देखते हैं कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए भाई, किसी क्वेरी तो नहीं आई मेरे पास, तो यहाँ पे सी आउट सी आउट सी आउट सी आउट सी आउट चला के देखते हैं एक बार, तो डेटा प्रिंट हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली प्रोग्राम वर्क कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक एम्प्लॉय बना दिया, मैं एक एम्प्लॉय और बना देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे EMP2, ये फॉन्ट साइज सही है आप लोगों के लिए, तो एक काम करता हूँ, मैं सेम लाइन में लिख देता हूँ, बट ये गलत तरीका है कोड लिखने का। जैसा मैं लिख रहा हूँ ना, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग कोड, बट आप लोगों को दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं छोटा कर रहा हूँ कोड थोड़ा सा, कि आप लोगों को विजिबल हो जाए सारी चीजें। ऐसे कर देना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। चलिए, एंड EMP2 के लिए ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और 2 का डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो 102 एंड जेम्स, और इसकी सैलरी कर दे 20,000। काम करेगा आई थिंक ये, बिल्कुल कर रहा है। दो एम्प्लॉय के बीच में लाइन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैंडल कर देंगे, क्योंकि एक का मैसेज प्रिंट होने के बाद लाइन बदलनी चाहिए ना, इसलिए मैंने यहाँ पे हैंडल लगा दिया। अब आउटपुट सही आएगा, एक के नीचे एक, देखो फाइन। तो देखो यहाँ पे आपके जितने एम्प्लॉय हैं, हर एम्प्लॉय का क्या है, आईडी सेम है, सॉरी डिफरेंट है, नेम डिफरेंट है, सैलरी डिफरेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, नेम डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर आईडी तो डिफरेंट होगी। जी जी लगाइए, बाहर वाले में इनलाइन लगाना है तो इसको बना लो इनलाइन, ये ठीक है ना। इसमें कम डेटा है, इसमें भी कम डेटा है, इसको भी बना सकते हो अगर आप चाहते हो तो। नहीं तो अब तो हमारी मशीन, जब ये सी बना था ना, C++, उस समय हमारी मशीन बहुत हल्की हल्की होती थी, बहुत मतलब बहुत कम डेटा, बहुत कम मेमोरी वाली होती थी। बट आज की जो मशीन है ना, इतनी जीबी और रैम है, आप इनलाइन लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई फर्क आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय मेमोरी कम होती थी ना, प्रोसेसर का साइज हल्का होता था। बट अब जो प्रोसेसर है बहुत तेज है।
इतना फॉन्ट आप लोगों को नहीं दिख रहा है, कैसे चलेगा भाई? आई साइड वीक हो गई है। चलिए बढ़िया, अब ठीक है ना? तो ये हो गया मेरा क्लास, ये हो गया इसका पहला फंक्शन जो वैल्यू सेट कर रहा है, ये डिस्प्ले कर रहा है, और यहाँ पे ठीक है ना ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अच्छा एक चीज है यहाँ पे, जैसे मैं इसके अंदर एक मेंबर और बना देता हूँ यहाँ पे, कंपनी नेम। मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, STRING स्ट्रिंग एंड कंपनी नेम, ठीक है ना? या कंपनी लिख दिया मैंने इसे, ओके कंपनी लिख दिया। सर जी बोलिए। स्ट्रिंग नेम जहाँ है सर वहाँ भी कॉमा लगा के कंपनी नेम हो सकता है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है इसको ये एक ही लाइन में लिख दिया ना मैंने, इसलिए कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको। जब तक कॉमा लगा रहे हो एक ही लाइन कंसिडर होगी, जब सेमीकोलन लगाओगे तब नेक्स्ट लाइन कंसिडर होगी। ठीक है, जब मैंने इतना कर ही दिया है तो फिर मैं आप लोगों का, वो तो पूछने वाली बात ही नहीं है बेटा, है ना? ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। लो ठीक है, तो इस तरीके से भाई हमने इसे कंपाइल करते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंपनी एक और इंक्लूड कर दिया, कंपनी नेम। ठीक है, अब जैसे कंपनी नेम आपको इंक्लूड करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रिंग और यहाँ पे वेरिएबल देना पड़ेगा कंपनी नेम के लिए, और फिर क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा COMPANY इज इक्वल टू C, और साथ में आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी करना पड़ेगा यहाँ पे अपना कंपनी नेम। तो COMPANY कंपनी, और इस तरीके से जो भी है, ठीक है ना, जो भी आपने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना, तो कंपनी नेम भी आपका प्रिंट हो जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये एक ही कंपनी के एम्प्लॉय हैं दोनों, ठीक है ना, एक ही कंपनी के एम्प्लॉय हैं दोनों, ये एक ही कंपनी की बात चल रही है। तो ये बताओ कंपनी नेम सबका एक ही होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा सर। अच्छा, एक ही कंपनी के एम्प्लॉय तो कंपनी का नेम अलग अलग होगा? एक कंपनी के हैं सर सबको एक हाँ, ही है। तो मैंने एक कंपनी के लिए मैं सपोज प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो एक कंपनी के लिए अगर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें कंपनी नेम भी इंक्लूड कर दिया इंस्टेंस मेंबर में। इसे हम इंस्टेंस मेंबर भी कहते हैं। इंस्टेंस मेंबर मतलब इंस्टेंस हम ऑब्जेक्ट को कहते हैं ना, तो इंस्टेंस के अंदर जो भी मेंबर बनते हैं उन्हें इंस्टेंस मेंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे सपोज मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, तो दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेंगे मेमोरी में। ठीक है, एक E1 है, सपोज E2 है ना, और दोनों के अंदर क्या क्या मेंबर्स होंगे बताइए जरा। ये आईडी होगा, और नेम होगा, और सैलरी सैलरी कंपनी भी होगा, और सैलरी। सैलरी भी होगा। ठीक है, और इसके अंदर ये आईडी होगा, नेम होगा, कंपनी होगा, और सैलरी होगा। फाइन, ओके। तो अब देखो यहाँ पे मतलब ये कंपनी नाम का वेरिएबल और ऑब्जेक्ट के अंदर बनेगा कि नहीं बनेगा? जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सबके अंदर बनेगा ना? यस सर। ओके, अब सबके अंदर ये अगर बनेगा और इसकी वैल्यू क्या है, सबके लिए सेम है कि नहीं है? सेम है सर। सेम है, अगर वैल्यू सेम है तो अगर 10,000 एम्प्लॉय हो जाए तो ये कंपनी वेरिएबल मेमोरी में 10,000 बार बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। तो जब किसी वेरिएबल की वैल्यू सेम है तो क्यों ना ऐसा करें कि उस वेरिएबल को एक जगह पे बना लें और सब उसे यूज कर लें, तो उससे हमारा मेमोरी बच जाएगा, एक ही वेरिएबल से सबका काम चल जाएगा, यस सर, ये सही है रहेगा ना? सर। ठीक है, तो ये क्या सही रहेगा कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है तो हम क्या करेंगे, हम उसे बना देंगे स्टैटिक।
तो स्टैटिक मेंबर ऐसे मेंबर होते हैं जो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होती है, सेम होती है, कभी चेंज नहीं होती है। तो उससे क्या होता है, हमारा मेमोरी बच जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्लास में यहाँ पे एक स्टैटिक मेंबर बना देंगे, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे स्टैटिक इंट या फिर स्ट्रिंग कंपनी नेम, ठीक है, और ऐसे बना के रख देंगे इसे। और उसका फायदा क्या होगा, जो स्टैटिक मेंबर होता है ना, वो कभी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनता है। तो उसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है ना। अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनेगा, अब ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनेगा। अगर एक 10,000 एम्प्लॉय है ना, तो 10,000 स्पेस बच जाएगी आपके लिए, ये कहीं बाहर बनेगा, ठीक है। और इसको सारे ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, शेयर करेंगे। समझ रहे बात को, स्टैटिक ओके। लिखने के बाद क्या होता है? जी, स्टैटिक लिखने के बाद स्टैटिक स्टैटिक अब देखो यहाँ पे, अब मैं आपको नई टर्मिनोलॉजी बताता हूँ, ठीक है। आपको लोकल वेरिएबल मालूम है ना, लोकल जी सर। वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो हम फंक्शन के अंदर बनाते हैं लोकल प्रोसेसिंग के लिए। जैसे अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे स्टैट इन्फो के अंदर जो ई एन और एस है, ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है ना। जी सर। और दूसरे वेरिएबल होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल्स हम उन्हें कहते हैं जो ऑब्जेक्ट के अंदर बनते हैं। तो बताइए यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल कौन कौन से हैं। ये सैलरी नेम और सर ईआईडी, EID। ठीक है। तो इनकी वैल्यू ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती है, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल, इसको हम क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। तो क्लास वेरिएबल आपका ऐसा वेरिएबल होता है, ठीक है, जो जिसे हम किसी मतलब जो जिसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, फाइन। इसकी वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट कॉमनली शेयर करते हैं। अगर कोई एक भी इसकी वैल्यू में चेंज करेगा ना, तो वो वैल्यू सबके लिए चेंज जाएगी, ठीक है। जैसे EID ने इसका नाम क्या कर दिया, इसका नाम कर दिया HCL, तो इसके लिए भी इसकी वैल्यू HCL हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू सबके लिए कॉमन होती है, कोई एक भी चेंज करेगा ना, तो वो चेंज सब में रिफ्लेक्ट होगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे इसके नेम में चेंज करूंगा, तो क्या इसके नेम में बदलाव होगा, नहीं सर। नहीं होगा ना, क्योंकि ये वैल्यू ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसको शेयर नहीं कर, सबके पास अपनी अपनी कॉपी है इसकी। तो अगर आप इसमें बदलोगे ना, तो इसी ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होगा, इसके लिए चेंज नहीं होगा। बट ये ऐसी वैल्यू है, स्टैटिक वैल्यू ऐसी वैल्यू है जिसे सब शेयर करते हैं। अगर कोई भी इसमें चेंज करेगा ना, तो वो चेंज आपको सब जगह से दिखेगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कोई ऐसी वैल्यू चाहिए, ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसकी वैल्यू आपको सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में शेयर करनी है, उससे हम कैसे बनाएंगे, उससे हम बनाएंगे स्टैटिक टाइप का। तो स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। जी बोलिए। सर जी सर जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर एम्प्लॉय आईडी नेम और सैलरी को जगह मिल रही है सर, जी ऐसे ही वॉइड सेट इन्फो और वॉइड डिस्प्ले इन्फो जी फंक्शन जो है उसको भी जी तो कहीं पे जगह मिल रहा है, जैसे पहले मिलता था जी मेमोरी जी स्टैक जैसे पर। जैसे जैसे स्टैटिक को मिल रहा है ना बाहर मेमोरी में, वैसे जी स्टैट सर, इन्फो डिस्प्ले इन्फो को भी बाहर मिलेगा मेमोरी में। बाहर में ही मिलेगी, जी इसके बाहर अंदर नहीं मिलेगा। मिलता है सर। मैंने कल ही बताया था, जो आपके डेटा जो मेंबर्स होते हैं ना, देखो यहाँ पे ओके सर। हर ऑब्जेक्ट की वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, यस फंक्शनैलिटी सर। तो सबकी सेम है ना। अच्छा बट सर। इन्फो ये भी करेगा, डिस्प्ले इन्फो ये भी करेगा, हाँ है सर। ना। तो जिनकी फंक्शनैलिटी सेम होगी, उसकी एक ही कॉपी बनती है, सब उसको शेयर करते हैं। और जिसकी ओके सर। फंक्शनैलिटी ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बदलेगी, उसे हम ऑब्जेक्ट के ओके अंदर सर। रखते हैं, ओके सर। ठीक है। चलिए, ओके ओके सर। तो इस तरीके से फाइन। तो यही चीज बता रहा है आपको स्टैटिक के बारे में, आप पढ़िए इसको, ठीक है। स्टैटिक को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखा है अ डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी क्वालिफाइड स्टैटिक, मतलब किसी भी डेटा मेंबर को हम स्टैटिक बना सकते हैं, ओके। So the one copy of that member is created for the
entire class and it is shared by all the objects of that class. So no matter how many objects are created, ठीक है, तो एक ही कॉपी बनती है स्टैटिक मेंबर की और सारे ऑब्जेक्ट को शेयर करते हैं. ओके, so it is visible only within the class. और पूरी क्लास के अंदर से आप इसको एक्सेस कर सकते हो. ओके, बट इस लाइफ टाइम इज एंटायर इज थ्रू द एंटायर प्रोग्राम. तो एंटायर प्रोग्राम में इसका लाइफ टाइम रहता है. जैसे अपने स्टोरेज स्टोरेज क्लासेस ना, स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस थी, तो अगर हम किसी फंक्शन के अंदर स्टैटिक मेंबर बना देते हैं तो जब भी उस फंक्शन के लौट के जाते हैं हमें उसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू मिलती है ना. तो फंक्शन के अंदर वो एक्सेस किया जा सकता है और उसका लाइफ टाइम हमेशा के लिए होता है. ओके, तो लिखा है इट इज विजिबल ओनली इन विद इन द क्लास बट इट्स लाइफ टाइम इज एंटायर प्रोग्राम. तो स्टैटिक वेरिएबल आर नॉर्मली यूज टू मेंटेन वैल्यू कॉमन टू द एंटायर क्लास. तो जो भी वैल्यू सारी क्लास के लिए कॉमन है उसे हम स्टैटिक बनाएंगे. ठीक है, एंड स्टैटिक डेटा मेंबर कैन बी कॉल्ड यूजिंग द नेम ऑफ द क्लास with SRO and also by object with the member selection operator. तो अगर आपको क्लास के साथ अपने स्टैटिक मेंबर को कॉल करना है तो हम उसको SRO के साथ एक्सेस करते हैं. जी बोलिए, कोई कुछ कह रहा है जी? अपने माइक आप ऑफ कर लीजिए, नहीं तो मैं ऑफ कर लूंगा यहाँ से. तो स्टैटिक डेटा मेंबर कैन बी कॉल्ड यूजिंग नेम ऑफ द क्लास विद SRO. तो स्टैटिक मेंबर को अगर कॉल करना है तो क्लास का नेम लगाओगे, देन वो 4 डॉट लगाओगे और फिर अपने स्टैटिक मेंबर का नाम आप लिखोगे. ओके, और आप इसे कॉल कर सकते हो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी डॉट ऑपरेटर लगा करके. डॉट को हम क्या कहते हैं? मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर. बताया था ना मैंने आप लोगों को. चलिए भाई, ओके, और ये इसका डायग्राम. ठीक है, तो देखो ये है इंस्टेंस वेरिएबल जिनकी वैल्यू ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है. अगर ओवन इसमें चेंज करेगा तो इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि ओवन के पास इसकी अलग कॉपी है, O2 के पास अलग कॉपी है और ये स्टैटिक वेरिएबल है जिसको सब शेयर कर रहे हैं. तो अगर ये इसमें चेंज करेगा ना तो वो चेंज आपको O2 से भी दिखेगा और O3 से भी दिखेगा. ओके, तो कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट जैसे कहते हैं स्टैटिक. ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब भी आप स्टैटिक बनाते हो ना तो स्टैटिक को ना यहाँ पे क्लास के बाहर आपको इनिशियलाइज करना होता है. अगर आप इनिशियलाइज नहीं करोगे ना तो स्टैटिक प्रॉपरली काम नहीं करता है. तो स्टैटिक को इनिशियलाइज करना जरूरी है क्लास के बाहर. तो देखो यहाँ पे मैंने एबीसी नाम का एक स्टैटिक मेंबर बना दिया, स्टैटिक इंट काउंट नाम से बना दिया. ठीक है, ये एबीसी क्लास का स्टैटिक मेंबर है. फाइन, अब लिखा मैंने यहाँ पे इंट एबीसी काउंट इक्वल टू 20, तो मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया. तो इस तरीके से हमें अपने स्टैटिक मेंबर को इनिशियलाइज करना होता है क्लास के बाहर. ओके, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा आप कि इनिशियलाइज करना होगा यहाँ पे आपके स्टैटिक को. ठीक है, चलिए भाई, अब चलिए फंक्शन के बारे में बाद में देखेंगे. पहले तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये बना दी मैंने कंपनी ऐसे और उसमें स्टैटिक यहाँ पे मैं बनाता हूँ मेंबर. देखते हैं काम करता कि नहीं करता. तो STATIC स्टैटिक. तो कंपनी. ओके, एंड यहाँ पे मैं इसका वैल्यू सेट कर रहा हूँ. तो लिख दिया मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे कि स्ट्रिंग. ओके, क्लास का नेम क्या, एम्प्लॉय. ओके, मैंने कोलन लगा दिया इस तरीके से और फिर लिख दिया मैंने यहाँ पे आपका कंपनी. ओके, इज इक्वल टू SQL. कंपाइल कर इसको एक बार. क्या रहा है?
स्पेलिंग सही है। कह रहा है कि वर्ड एम्प्लॉय सेट इन्फो सॉरी ये गलत है, और ये भी यहाँ पे फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ अभी। एंड कंपनी नाम से कोई चीज यहाँ पे है ही नहीं। तो पहले वो बनाया था ना यहाँ पे, ऐसे नॉन स्टैटिक बनाया था, तो यहाँ पे कुछ आपकी मेमोरी में। ओके, अब आपने सेट तो कर दिया, अब इसकी वैल्यू आपको गेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लास का नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैटिक मेंबर है ना, इसे क्लास के नेम के साथ कॉल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने कंपनी, ठीक है, COMPANY कंपनी, कंपनी, ओके। एंड इस तरीके से हमने लगा दिया ऑपरेटर, और क्लास का नेम क्या अपना एम्प्लॉय, ओके, और स्कोप रिलेशन ऑपरेटर लगा दिया हमने, और ऐसे कंपनी को कॉल कर लिया। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता नहीं है ना, तो हम क्लास के नेम के साथ से कॉल कर सकते हैं इस तरीके से। ये क्लास वेरिएबल है, ठीक है, और सेट करने की जरूरत नहीं है, सेट हमने वहां पे कर दिया इसे। और इसके बाद रन करते हैं, तो देखो दोनों को कंपनी में क्या मिल रहा है, STL मिल रहा है। जस्ट मिनट, इसको मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ, या फिर मैं ऐसे \n लगा देता हूँ सबसे पहले, सबसे ज्यादा साफ दिखेगा, ठीक है। मैंने इसे रन किया, ठीक है, तो दोनों का नेम क्या आ रहा है, कंपनी STL आ रहा है, ठीक है, कंपनी दोनों की क्या है, STL है, फाइन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेंबर को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ से मैं बदलने की कोशिश करता हूँ इसकी वैल्यू को। तो जब एम्प्लॉय 1 सेट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ऐसे, जैसे COM कंपनी इज इक्वल टू, या फिर अलग से करते हैं, फंक्शन बनाएंगे बाद में, तब देख लेंगे उसको, ठीक है। ओके फाइन, तो ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तो कैसे हमें सेट करना है, फाइन, ओके। तो ये जो वैल्यू है ना, ये एम्प्लॉय की, कंपनी, ये सबके लिए कॉमन है। दैट्स वाई क्या हो रहा है, हम इसे ऐसे इस तरीके से चेंज कर रहे हैं। एक मैं फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, देखो void CHANGE चेंज C नेम, ओके, और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दिया नेम नाम से, ओके। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इससे पहले क्लास का पार्ट बना लेते हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। ये देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस एक क्लास की बॉडी के बाहर फंक्शन बना रहा हूँ, और उसे, है ना, उसे यूज कर रहा हूँ। तो और इस फंक्शन को हम क्लास के अंदर भी तो डिक्लेयर करते हैं, चेंज नेम नाम से ही है। कॉपी दिस, और यहाँ पे Ctrl+V void चेंज नेम, ये मेरा फंक्शन है। सेव करते हैं इसे, ठीक है, अभी काम कर रहा है, ये फंक्शन तो आपका बन गया है। अब ये चेंज नेम क्या करेगा, कंपनी का नेम चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने कंपनी इज इक्वल टू नेम, ठीक है, तो जो भी यहाँ से नेम पास करूंगा ना, वो असाइन हो जाएगा, ठीक है। कंपाइल करते हैं, ठीक है, चलिए। तो यहाँ से मैंने एक नेम पास किया, और ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ कर दिया कि एम्प्लॉय डॉट जो भी कंपनी का नेम है,
और मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया डिस्प्ले इन्फो के बाद emp1 डॉट चेंज नेम एंड विप्रो, ठीक है। तो ऐसे मैंने चेंज किया ऐसे, एंड मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखोगे आप चेंज, देखो किसने किया, माइक ऑन कर लीजिए चाहते आप लोग। चेंज किसने किया यहाँ पे, कंपनी का नेम, एम्प्लॉय 1 में सर। और रिफ्लेक्ट किसमें हो रहा है, एम्प्लॉय ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट मेमोरी में बना हुआ है, ठीक है। तो आप एम्प्लॉय 1 ने अपना डेटा डिस्प्ले कर दिया, डिस्प्ले करने के बाद इसने चेंज इन्फो से आपके जो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद क्या हो गया, जो दूसरा मेंबर था ना उसको भी विप्रो दिखने लगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी चेंज करेगा तो वो चेंज सब जगह रिफ्लेक्ट होगा ना, क्योंकि स्टैटिक मेंबर है, इसको सब शेयर कर रहे हैं, तो कोई भी बदलेगा तो। जी बोलिए। पहला वाला में क्यों नहीं हुआ चेंज? क्योंकि पहले वाले में प्रिंट कराने के बाद मैंने चेंज किया, तो देख रहे हो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया कि नहीं कर दिया उसे। यस सर। अगर चेंज करने के से पहले मैं डिस्प्ले करता, बाद में डिस्प्ले करता, तो दोनों को विप्रो दिखता, ठीक है। तो ये तो अपना तो चेंज कर गया। अब देखो यहाँ पे ठीक है, अब इसे करते हैं हम रन। अब देखो दोनों को विप्रो दिखेगा, देखा, यस सर। ठीक है। कोई भी, अच्छा मैं प्रिंट बाद, सबको प्रिंट बाद में कराता हूँ, देखो ज्यादा आपको आइडिया लगेगा। प्रिंट में सबको बाद में करा रहा हूँ, ठीक है, एक साथ प्रिंट करा रहा हूँ और पहले एक साथ सबकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे emp1 ने कुछ नहीं किया, दोनों का वैल्यू मैंने सेट कर दिया पहले, दोनों का वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ओके। और सेट करने के बाद मैंने एम्प्लॉय 2 से क्या कर दिया, विप्रो कॉल कर दिया। बताइए आउटपुट क्या आएगा। 2 का सर विप्रो हो जाएगा सर। और 1 का सर सेम ही आएगा। सेम ही आएगा ना, क्योंकि वेरिएबल तो एक ही है जिसे दोनों यूज कर रहे हैं, कोई भी बदलेगा दोनों जगह से रिफ्लेक्ट होगा। यस मैंने क्या सर। कहा था, मैंने कहा था अगर कोई भी एक बदलाव कर देगा तो बदलाव सब जगह से दिखेगा, ये कॉमन सी चीज है कि नहीं। तो समझ में आ रहा है ना यहाँ पे आपको कैसे काम करता है आपका ये स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज होता है। अब फायदा क्या होगा, अगर आप 1000 एम्प्लॉय भी बनाओगे ना, तो आपको आपका जो वेरिएबल है ना, ये हर ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनेगा, ये एक ही बनेगा। अगर आप इंस्टेंस बना दोगे तो 1000 एम्प्लॉय के अंदर ये वेरिएबल बनेगा, मेमोरी ज्यादा कंज्यूम होगी, ठीक है। तो जो चीज सबके बीच में कॉपी करना है उसे आप स्टैटिक बना दो, और जो चीज आपको सबके लिए अलग अलग चाहिए, ठीक है। अब हम एम्प्लॉय आईडी को तो स्टैटिक बना नहीं सकते ना, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी हर एम्प्लॉय की अलग अलग होती है, यस सर। ठीक है। ऐसे नेम को भी स्टैटिक नहीं, मैंने बोल दिया कि लंच आवर, यस सर, वो सेम हो नॉन जाएगा। स्टैटिक होगा। लंच स्टैटिक आवर हो टाइमिंग, जाएगा। लंच आवर टाइमिंग, सबका जब लंच होगा तो लंच आवर टाइमिंग, है कि नहीं, यस सर। ठीक है। हॉलीडे है ना, ठीक है, तो जी सर। हॉलीडे का कैलेंडर सबके लिए स्टैटिक होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीजें, जो वैल्यू सबके लिए सेम वो स्टैटिक, जो सबके लिए डिफरेंट वो इंस्टेंस, ओके। तो इसे हम कहते हैं क्लास मेंबर, क्योंकि हम इसे क्लास के नेम के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट पे तो कोई इसका जोर है नहीं बेसिकली, ये फ्री है बिल्कुल, कोई भी बदलेगा बदल जाएगा, और जो चेंज होगा वो सबको दिखेगा। बट जो ये आपके इंस्टेंस होते हैं ये ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होते हैं बस, दूसरे ऑब्जेक्ट से ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के पास इनकी एक अपनी कॉपी अवेलेबल है। तो फर्क समझ में आया इन दोनों के बीच में।
यस सर। ठीक है, तो ये चलिए एक एक ये तो आपको समझ में आ गया। एक और बनाते हैं प्रोग्राम यहाँ पे, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। और तो आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट मिलती रहेगी। और यदि आपको लगता है कि यह आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम उस कमी को सुधार कर सकें। आप अपने सुझाव हमें ईमेल पर भी भेज सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट और मैं कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल्स मैं अपलोड करता हूं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और हमारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।